नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत आज हम लोग, क्योंकि हमने पूरा कोर्स खत्म कर लिया है, तो आज हम लोग जो 5वां और 6ठा जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है उस पे आधारित पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हम और पाठ्यक्रमों के साथ भी करते थे। तो आज हम पाठ्यक्रम 5 और 6 जो कि छोटे छोटे दो पाठ्यक्रम थे, उनके ऊपर जो सवाल पिछले सालों में आए उनको देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं आपके प्रश्न पत्र में। तो उसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ फिर एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहूँगा, जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपनी कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको पूछना है व्यवसाय अध्ययन के संबंध में, अर्थशास्त्र के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप हमारे को इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। ठीक है, आप लोग हमको मैसेजेस करेंगे तो हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो पाठ्यक्रम 5 में हमने उपभोक्ता जागरूकता के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने 2 चैप्टर कवर किए थे। इसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम 6 था उसमें हमने व्यापार में जीविकोपार्जन के अवसर के बारे में जाना था कि व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार से आप अपनी जीविका का अर्जन कर सकते हैं, जीविका कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम 5 और 6 है, इनके ऊपर जो आधारित पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप हम आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमको कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। आज जो हम 5 और 6 नंबर पार्ट के जो प्रश्न देखेंगे, वो उसमें से कुल 28 नंबर के सवाल आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से इन 28 को जोड़ने के बाद कुल मिला के आपके 100 नंबर का जो पेपर है वो पूरा हमने कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अप्रैल 2017 का प्रश्न पत्र, जिसमें कि जो सवाल आया हुआ है इन दोनों पाठ्यक्रम से, वो है, पहला सवाल है, निम्न में से किसके अभाव में उपभोक्ता अपने अधिकारों का सही उपयोग करने में असमर्थ होते हैं? तो इसका उत्तर है जागरूकता। अगर उपभोक्ता के अंदर जागरूकता नहीं होगी, वो सजग नहीं होगा अपने अधिकारों के प्रति, तो वह उनका सही उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, समीक्षा ने रुपए 10 लाख में एक कार खरीदी तथा इसका इंजन दोषपूर्ण पाया। उसका इंजन कुछ खराब था। डीलर को कई बार शिकायत करने पर भी इस दोष का निवारण नहीं किया गया डीलर के द्वारा। उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उचित प्राधिकरण का सुझाव दीजिए। तो हमने जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ा था, इसके अंदर हमने देखा था कि जिला फोरम होते हैं, राज्य फोरम होते हैं, और उस सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर जो फोरम होता है वो होता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आयोग बोलते हैं उसको। तो जिला फोरम जो है वो 20 लाख तक के केस देखता है। ये केस यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का है। तो 20 लाख या 20 लाख से कम का जो भी आपको शिकायत करनी है वो आप जिला फोरम में कर सकते हैं। इसलिए ये जो केस उसको सुनेगा वो जिला फोरम सुनेगा। ठीक है, अगला है, नौकरी का अर्थ है। नौकरी का क्या अर्थ है? व्यवसाय चलाना? नहीं, व्यवसाय चलाना नौकरी का अर्थ नहीं है। स्वयं किसी आर्थिक क्रिया में संलिप्त होना? ये भी नहीं है। ठीक है ना, नौकरी में क्या होता है? नौकरी में एक आदमी दूसरे के यहाँ जॉब करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। स्वयं की आर्थिक क्रिया का प्रबंधन करना, ये भी गलत है। मजदूरी या वेतन के बदले में किसी अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, विभिन्न उपभोक्ता अदालतों की सूची दीजिए और उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हैं जिला फोरम, जो कि 20 लाख तक का अगर कोई दावा है तो वो जिला फोरम में करेंगे आप। ठीक है ना, इसके पश्चात है राज्य आयोग। राज्य आयोग में आप 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार राज्य आयोग को है। वहां पर अगर 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का कोई मामला है तो वो राज्य आयोग में उठाना चाहिए, और 1 करोड़ रुपए से अधिक के सभी दावे राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई उपभोक्ता अदालतें जो कि बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। अगला जो सवाल आया है वो है, उपभोक्ता के संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन संक्षेप में कीजिए और स्वरोजगार में सफलता हेतु किसी व्यक्ति में आवश्यक इन्हीं 5 गुणों को संक्षेप में समझाइए। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है उपभोक्ता संरक्षण में। तो हमने पढ़ा था पहले भी, वो उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, लोगों को उपभोक्ता की समस्याओं और समाधानों के बारे में जानकारी देते हैं, उपभोक्ता को कानूनी कार्रवाई करने में सहयोग देते हैं,
उपभोक्ता संरक्षण परिषदों तथा अन्य निकायों के प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ताओं के पक्ष की पैरवी करते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण की जो काउंसिल बनी होती हैं या कोई और सिस्टम है, उसमें प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ताओं के पक्ष की पैरवी करते हैं। उत्पादों की तुलनात्मक जांच भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो कि उत्पादों की जांच भी करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। प्रतियोगी ब्रांडों की संबंधित गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं और जांच के परिणामों को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशक वो मैगजीन्स निकालते हैं, उनमें छापते हैं। सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे कामों की मदद से गैर सरकारी संगठन उपभोक्ता संरक्षण में अपना सहयोग देते हैं। अब है स्वरोजगार में सफलता के लिए आवश्यक गुण। बौद्धिक योग्यताएं होनी चाहिए आदमी के अंदर, सतर्कता तथा दूरदृष्टि होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब संबंधित कानून कौन से? जो बिजनेस से जो वो व्यापार करना जा रहा है उससे संबंधित जो भी कानून है उनका उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, पूरा ज्ञान, डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऊपर ऊपर का मोटा ज्ञान उसको होना आवश्यक है ताकि वो अपने हिसाब से कुछ चीजों से निपट सके। लेखा कार्य का ज्ञान होना चाहिए, अन्य व्यक्तिगत गुण भी उसके अंदर का होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर कोई आदमी स्वरोजगार करने के लिए आगे आ रहा है तो उसके अंदर ये सारी जो गुण हैं वो होने आवश्यक हैं। अगला जो सवाल आया है वो है उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने ये पाठ पढ़ा था। इसी प्रकार से जो अगला सवाल है वो है एक उद्यमी के किन्हीं 6 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उद्यमी के कार्य क्या क्या होते हैं? उद्यम के अवसरों की पहचान करना, उसे देखना कि कहाँ कहाँ वो चीज, किस किस चीज का व्यवसाय वो कर सकता है। ठीक है, विचारों को कार्यान्वित करना, संभाव्यता का अध्ययन करना, मतलब कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, संसाधनों को उपलब्ध कराना, उद्यम की स्थापना करना, उद्यम जब स्थापित हो जाए तो उसका प्रबंधन करना, और फिर उद्यम का वृद्धि और विकास करना। ये सारे काम उद्यमी के कार्य होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी अदालत, ये अक्टूबर 2017 का पेपर अब शुरू हो गया है, ये बहुविकल्पीय सवाल है, इनमें से एक विकल्प आपको चुनना है। निम्न में से कौन सी अदालत उपभोक्ता अदालत नहीं मानी जाती है? ठीक है ना, जिला फोरम एक उपभोक्ता अदालत है, उच्चतम न्यायालय एक उपभोक्ता अदालत नहीं है। ठीक है ना, ये एक सामान्य न्यायालय है। ठीक है ना, ये सिर्फ केवल उपभोक्ता के केसेस को नहीं देखता है, ये सारे केसेस को देखता है। ठीक है ना, तो ये उपभोक्ता अदालत नहीं है। राज्य आयोग भी उपभोक्ता अदालत है और राष्ट्रीय आयोग भी उपभोक्ता अदालत है। तो इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय, जो कि एक सामान्य न्यायालय है, जो विशेष कोई उपभोक्ता अदालत नहीं कहलाता है। ठीक है, अगला है टेलीफोन बूथ, ब्यूटी पार्लर, मरम्मत की दुकानें किस प्रकार के उद्योग नहीं है? ठीक है ना, सवेतन रोजगार मतलब नौकरी, टेलीफोन बूथ ये कोई नौकरी वाली चीज नहीं है। स्वरोजगार है, ठीक है ना, टेलीफोन बूथ, ब्यूटी पार्लर, मरम्मत की दुकानें सब स्वरोजगार हो सकती हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय भी हो सकती हैं, अगर एक आदमी कर रहा है, ठीक है ना, तो उस प्रकार का उसका संगठन भी हो सकता है, या एकल स्वामी वाली भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है सवेतन रोजगार। ठीक है ना, ये सवेतन रोजगार के प्रकार नहीं है। स्वरोजगार में निपुण व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार करना चाह रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहा है, तो वो इसमें से उसको क्या नहीं होना चाहिए? बौद्धिक रूप से योग्य बिल्कुल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती व परिश्रमी ये भी होना चाहिए, मानसिक रूप से असंतुलित ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है मानसिक रूप से असंतुलित। ऐसे व्यक्ति जो कि मेंटली स्टेबल ना हो, जिसका कि दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इसको मनोरोग भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति को व्यवसाय नहीं करना चाहिए, स्वरोजगार नहीं करना चाहिए, जो कि मानसिक रूप से असंतुलित हो। अगला है सवाल जो आया था, खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये दोनों उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं। इनके उद्देश्यों का उल्लेख करने के लिए इसने कहा है। और इसके बाद अगला सवाल है, स्वरोजगार के किन्हीं 2 संभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दीजिए। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम। ठीक है ना, तो ये जो कानून है वो जून 1955 से लागू हुआ था। इसके तहत क्या है, खाद्य वस्तु में मिलावट के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, उसमें मिलावट करता है तो उसके खिलाफ
उसको काफ़ी मतलब सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसी मिलावट जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जिससे मृत्यु तक हो सकती है, तो उस स्थिति में उम्र कैद और साथ में 3,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जांच के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त होते हैं, ठीक है ना, फूड इंस्पेक्टर होते हैं। आप जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो फूड इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें वस्तु का नमूना लेकर उसे जांच और विश्लेषण के लिए भेजने का अधिकार होता है। तो वो किसी भी दुकान में जाकर वहां से नमूना कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जांच करवा सकते हैं। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है ना। इस कानून के तहत सरकार को अधिकार है कि वो सार्वजनिक हित में किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर दे, और जब वो आवश्यक वस्तु घोषित कर देगी तो उसकी जमाखोरी आदमी नहीं कर सकता, और उसकी जमाखोरी करेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है ना। इसके तहत मुनाफाखोरों, जमाखोरों और काला बाजारियों की असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। अगला है स्वरोजगार के क्षेत्र। तो स्वरोजगार के जो क्षेत्र हमने पढ़े थे उनमें छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार था, व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना था, ठीक है ना। जैसे कौन, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है ना, ये लोग व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं। पेशेगत योग्यताओं पर आधारित व्यवसाय भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया वकील और डॉक्टर वगैरह, ठीक है ना। व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर जैसे कारपेंटर हो गया, या जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, ठीक है ना, ये सब जो सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला है छोटे पैमाने की कृषि, ये भी स्वरोजगार का एक क्षेत्र है। ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ये भी स्वरोजगार का क्षेत्र है। इसमें हथकरघा, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, ठीक है ना, इस प्रकार के जो छोटे उद्योग होते हैं वो आ सकते हैं। कला व काश्तकारी, शिल्प, ठीक है ना, ये भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ये भी स्वरोजगार के क्षेत्र है। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र का आप, किसी भी दो क्षेत्रों के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आया है उपभोक्ता संरक्षण में व्यापारी व सरकार किस प्रकार से सहायक हो सकती है। तो जब हमने पढ़ा था चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि उपभोक्ता संरक्षण में 3 लोग अहम भूमिका निभाते हैं। कौन से वो 3 लोग होते हैं? सबसे पहला उपभोक्ता स्वयं, उसके बाद है व्यापारी और तीसरा है सरकार। तो ये तीनों ही पक्ष बहुत जरूरी हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो इन तीनों पक्षों को प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए साथ में लेना आवश्यक है। तो उपभोक्ता के लिए क्या है? स्वयं सहायता सर्वोत्तम सहायता है। ये उपभोक्ता के लिए है कि उसको अपनी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए, वही सर्वोत्तम सहायता है। व्यापारियों के लिए क्या है? व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। और सरकार द्वारा जो उपभोक्ता है उसके हितों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में एक बार उस चैप्टर को देख लीजिएगा और इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न आया है वो है उपभोक्ता के किन्हीं 4 उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए और एक सफल उद्यमी के किन्हीं 4 गुणों की गणना कर उनका वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। कुछ उपभोक्ता के अधिकार हमने पढ़े थे, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। अधिकारों के साथ साथ कुछ आपको दायित्व भी मिलते हैं। कौन कौन से दायित्व हैं? सबसे पहला है स्वयं सहायता का दायित्व, मतलब अपनी सहायता खुद करने की सोचनी चाहिए। लेन देन का प्रमाण लेना चाहिए, जब भी आप कुछ लेते हैं तो उसका बिल आपको लेना चाहिए। उचित दावा करना चाहिए, अनुचित दावा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ और आप 1000 रुपए का क्लेम कर दें, ठीक है। उत्पाद अथवा सेवाओं का उचित उपयोग आपको करना चाहिए। उत्पाद में जिस हिसाब से उसको लिखा है वो यूज करने के लिए उस हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। अगला है एक सफल उद्यमी के गुण। तो एक सफल उद्यमी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला पहल होनी चाहिए, पहल करना आना चाहिए उसको। जोखिम उठाने की, मतलब रिस्क लेने की उसके अंदर का विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अनुभव से सीखने की उसके अंदर का योग्यता होनी चाहिए। अभिप्रेरणा, मतलब वो मोटिवेट होने के अंदर उसके अंदर गुण होना चाहिए, मोटिवेट होने का। आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर। निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे गुणों में से आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल 2018 के पेपर की। तो अप्रैल 2018 में जो पहला सवाल है वो है, यह अधिकार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का चुनाव करने में सहायक है। तो जहां चुनाव करने की बात आती है वहां सिलेक्शन की बात आ गई। सिलेक्शन मतलब चयन, तो चयन का अधिकार इसका सही जवाब होगा, ठीक है।
अगला है BIS का अर्थ क्या है, मतलब अर्थ का है कहने का मतलब है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, BIS जो कि ISI वगैरह जो चिन्ह होते हैं वो लगाता है, ठीक है ना। तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका सही जवाब है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला है चरखा चलाना, बुनना, हाथ से बुनना आदि कार्य निम्नलिखित में से किस स्वरोजगार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारे जो ये कार्य हैं वो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में आते हैं, ठीक है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता की हितों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। अन्य कानूनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को ये अधिक संरक्षण प्रदान करता है। ये अधिनियम राज्य व केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परामर्श समितियां बनाने का प्राविधान करती है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, राज्य और केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता के संरक्षण के लिए परामर्श समितियां बनाई जाती हैं। उपभोक्ता के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा करने के लिए अर्ध न्यायिक पद्धति को अपनाया गया है, ठीक है ना। सेमी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पॉलिसी जो सिस्टम है वो अपनाया गया है। इसमें ऐसी विभिन्न उपभोक्ता अदालतें बनाई गई हैं अलग अलग लेवल पे, जिला फोरम, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग तक करके, ठीक है ना, जिनको की न्यायालय की तरह शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग को शामिल करते हैं, इन्हें उपभोक्ता न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगला सवाल आया है उपभोक्ता के निम्न अधिकारों को समझाएं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में दिए गए हैं। कौन कौन सा अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में बात कर लेंगे। और नौकरी एवं स्वरोजगार को उदाहरण देकर समझाइए, स्वरोजगार को सवेतन से बेहतर क्यों माना जाता है, ये भी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या कहते हैं। तो निवारण का अधिकार कहता है कि दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तु अथवा विक्रेता द्वारा मूल्य वापसी को प्राप्त करने का उपभोक्ता को अधिकार है। अगर कोई वस्तु खराब निकली है तो उसके स्थान पर आपको दूसरी वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, या फिर आपको विक्रेता द्वारा उसका मूल्य वापस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये निवारण का अधिकार आपको बताता है। उसे उचित न्यायालय में वैधानिक समाधान पाने का भी अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाता है कि उनकी शिकायत पर उचित ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। यदि आपूर्तिकर्ता अथवा जो बना रहा है, जो माल सप्लाई कर रहा है, उसके कारण अगर उपभोक्ता को कोई हानि होती है या कोई परेशानी होती है तो उपभोक्ता के लिए उसका हर्जाने का भी इसमें प्रावधान है, मतलब क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान इसके अंतर्गत है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो बाजार में दोषपूर्ण कार्यों और उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना और उनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यही करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठन, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नीति निर्धारकों से अपेक्षा है कि वे उपभोक्ताओं को विषयों से अवगत कराएं और उनके विषय में उनको शिक्षित करें, ठीक है ना। अगला है सवेतन की वरीयता में स्वरोजगार। तो स्वरोजगार क्या होता है और सवेतन रोजगार क्या होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर आप समझ ही चुके हैं, आपने पढ़ा है साथ में, ठीक है ना। तो सवेतन रोजगार में क्या होता है, आदमी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है मजदूरी, ठीक है ना, या सैलरी के बदले। और स्वरोजगार में क्या होता है, वो खुद अपने लिए काम करता है और अपना काम खुद तय करता है। स्वरोजगार में आप अपने समय व योग्यता का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जितना समय और जितनी योग्यता आपके अंदर होगी आप उतना अधिक पैसा कमा सकते हैं। स्वरोजगार पूंजी के अत्यधिक संसाधनों तथा अन्य संसाधनों के बिना भी संभव है, ठीक है ना। आपके पास बहुत ज्यादा संसाधन ना भी हो तो भी आप स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार में एक व्यक्ति कार्य पर रहकर कई चीजें सीखता है, क्योंकि उसे अपने व्यवसाय से संबंधित अपने फायदे के लिए सभी निर्णय स्वयं लेने होते हैं। जबकि नौकरी में क्या होता है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वही निर्णय लेता है, वही चीजें आपको कहता है कि इस प्रकार से इसको करो, तो आपके पास सीखने के ज्यादा चांस नहीं रहते हैं। अगला सवाल जो आया है वो है उपभोक्ता संरक्षण से कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं, इन पक्षों की उपभोक्ता संरक्षण में क्या भूमिका है। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें 3 पक्ष होंगे, उपभोक्ता स्वयं, व्यापारी और सरकार, ठीक है ना। इनको आप लिख सकते हैं। एक सफल उद्यमी की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी हमने पढ़ रखा है पीछे।
अगला है चरखा कातना। अब ये अप्रैल 19 का पेपर आ गया, सबसे लास्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। चरखा कातना ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ये सब किस में आता है? ग्रामीण और कुटीर उद्योग में। अगला है इस अनुचित गतिविधि के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं जो गुणवत्ता के घोषित स्तर या मानक स्तर, विशेषकर सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं होती। मतलब ऐसी चीजें भेजते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं, जो कि मानक के अनुसार नहीं है। ठीक है ना। तो ये कैसी, इस अनुचित गतिविधि को क्या कहेंगे? ये होगी हल्के स्तर के उत्पादों की बिक्री। ठीक है ना। जैसे आपको घटिया स्तर का, आपको मान लीजिए प्रेशर कुकर दे दिया, अब वो प्रेशर कुकर आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, वो आपकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ठीक है ना। क्योंकि वो आप उसके अंदर कुछ बनाएंगे तो पता चला वो फट गया। ठीक है ना। क्योंकि वो उचित, उसको सुरक्षा मानक जो है उसके अनुरूप उसको नहीं बनाया गया है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न अधिकारों का वर्णन कीजिए। सुरक्षा का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार। तो उसको देख लेते हैं। सुरक्षा का अधिकार क्या है? उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तु की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हो। जैसे अभी हमने बात की कि ऐसी जो वस्तुएं हैं जो कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है, उनकी बिक्री नहीं की जानी चाहिए। उपभोक्ता के रूप में यदि आप इस अधिकारी के संबंध में सचेत हैं तो हानि को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। और यदि सतर्कता के बाद भी हानि होती है, आपको कोई नुकसान होता है सतर्क रहने के बाद भी, तो आप विक्रेता की शिकायत कर सकते हैं तथा हर्जाने यानी कि क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति भी आप ले सकते हैं। अगला है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को जो वस्तुएं विक्रेता देते हैं, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर या श्रेणी तथा मूल्य के संबंध में पूरी जानकारी जुटा ले। ठीक है ना। वो उसको जो बेचने वाला है उसको वो सारी इंफॉर्मेशन जो उपभोक्ता है उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से चॉइस कर सके, चूज कर सके कि उसको कौन सा सामान लेना है। इसके साथ ही वस्तु के उपभोग के समय भी, जब वस्तु खरीद ली तो जब आप उसको यूज कर रहे हैं उस समय भी उससे होने वाली चोट, क्षति अथवा चोट से बचने के लिए उपभोक्ता को सुरक्षा के किन उपायों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में जहां भी आवश्यकता हो उपभोक्ता को सूचना प्रदान करानी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला सवाल है, पहला सवाल है, एक उपभोक्ता के रूप में आप अनैतिक एवं बेईमान व्यापारी, निर्माता आदि कई इस प्रकार से धोखा खा चुके होंगे। उनकी किन्हीं 5 अनुचित गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। हमने ऐसी कई सारी गतिविधियां पढ़ी थी, उसको हम देखेंगे अभी। एक सफल उद्यमी के किन्हीं 4 गुणों के नाम दीजिए। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, इसको हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। सवाल आप कर सकते हैं। तो पहले अब हम ये वाला जो पहला वाला है उसको देख लेते हैं। उपभोक्ता की समस्याओं का स्वरूप। किस किस प्रकार की समस्याएं उपभोक्ता को हो सकती हैं? पहले, उपभोक्ता मिलावट की समस्या का सामना कर सकता है, नकली चीजों की बिक्री से रूबरू हो सकता है, नाप तोल के गलत पैमानों का इस्तेमाल का शिकार हो सकता है, जाली माल का भी शिकार हो सकता है, जमाखोरी व कालाबाजारी का शिकार हो सकता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु की खरीद करने वालों को कभी कभी बिक्री की पूर्व शर्तों का भी वो शिकार हो सकता है। ठीक है ना। बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उपहार भी उसको लोग दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, उसमें भी उसको घाटा है। भ्रमात्मक विज्ञापन, मतलब ऐसे विज्ञापन जो कि उसको डाउट में डाल दें। ठीक है ना। या फिर गलत चीज उसको बेच दें, तो इस प्रकार से भी वो शिकार हो सकता है। हल्के स्तर के उत्पादों की बिक्री का भी वो शिकार हो सकता है। तो इस प्रकार से वो कई सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ सकता है। अब है स्वरोजगार में सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, स्वरोजगार में सफलता के लिए क्या क्या विशेषताएं आवश्यक हैं। अब है उपभोक्ता अदालत के अधिकार क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो ये हमने सबसे जब शुरू किया था अभी ये, तब हमने पढ़ा था कि जिला फोरम और राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, कितने कितने रुपए की जो लिमिट है वो उनके लिए फिक्स है। ठीक है ना। वो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो व्यवसाय अध्ययन का जो विषय है हाई स्कूल का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम लोग आगे इंटर का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की सोचेंगे। अगर आप लोग कहेंगे, अगर इसमें कुछ और चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, दोबारा से आपको पढ़नी है, कुछ बात करनी है, तो आप लोग हमको, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7895860757, कोई भी टॉपिक ऐसा आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है क्योंकि मेरा भी पहली बार है पढ़ाने का, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसको दोबारा से सरल भाषा में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है।
तो तब तक आप इसको पढ़िए और अच्छे से पास होइए, ठीक है ना। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी मेहनत हम भी आपके साथ करेंगे। अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे तो हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे, ठीक है ना। और आपके कहने पर अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको लगता है तो उस टॉपिक को हम दोबारा से भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों से फिर एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे जो ये चैनल है, हमारा जो ये वीडियोस हैं, इनको अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। व्यवसाय अध्ययन में हम लोग इतना ही था। इस हाई स्कूल में तो बहुत छोटा सा कोर्स है, आराम से कोई भी इसमें बहुत कम मेहनत के साथ भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करिए। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसमें ला सकते हैं। तो धन्यवाद।